अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की तौसीक कर दी है, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को, इस कानून साजी को चैलेंज भी किया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी जो 22 जुलाई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उस फैसले पर भी अब उन्होंने बाज़ाब्ता नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। आज अडाला जेल में बानी PTI ने सहाफ़ियों के साथ फिर से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के मामलात हैं उस पर जो मेरी शर्त है वो अपनी जगह मौजूद है कि CCTV फुटेजेस दिखा दी जाएं, तो उसके बाद मैं मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ना सिर्फ मुआफ़ी मांगूंगा बल्कि मेरे लोग अगर उसमें मुलव्वस हैं तो उनको सज़ा भी दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये जो हुकूमत है इसके पास 2 माह का वक्त है, उसके बाद ये भाग जाएंगे और मेरे पास बहुत वक्त है, मैं यहीं पे हूँ लेकिन इनके पास वक्त कम है। ऐसी ही तशवीश का इजहार इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था कि उन्हें भी बहुत से खदशात नज़र आ रहे थे। क्या ये हकीकत है या ये सियासी बयानात हैं? आज के प्रोग्राम में इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज उलमा कन्वेंशन से ख़िताब किया है और इस मौके पे जो उन्होंने स्पीच की है यकीनी तौर पे वो तारीख़ी है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फ़साद फिल अर्ज़ है। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़साद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफ़गानी मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख़वारिज की खातिर अपने हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त की मुखालिफत ना करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी काविशों को सराहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। इस मौके पे आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि हम लोगों को कहते हैं अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। और इंतहाई अहम बात जो उन्होंने की कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। साथ ही साथ जो इंतहाई अहम बात, एक और अहम बात उनकी जानिब से की गई और हालिया जो खित्ते में तब्दीलियाँ हैं इस पर आर्मी चीफ ने ये कहा है कि जो कहते थे कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया वो आज कहाँ हैं। और कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। गज़ा पर भी, फ़लस्तीन के मामले पर भी उन्होंने आज बात की है। खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इरशाद साहब जो इंतहाई अहम बात की है, हालिया जो बांग्लादेश के हालात हैं, हालात जिस तरह बदले हैं और वहाँ पर यह बात बिल्कुल ज़ाहिर हुई है कि जो शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे के साथ जो सलूक हुआ, उनकी साहबजादी जिस तरह भागी, और ऐसे में जो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है उन्होंने ये सवाल किया है, वो जो कहते थे कि 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है वो आज कहाँ हैं। इस वक्त में इस स्टेटमेंट से क्या मुराद ली जाए और ये कहा कौन करता था इरशाद साहब? ये जो खलीज बंगाल में 2 कौमी नज़रिए को डबो दिया है, ये इंदिरा गांधी का बयान है 16 दिसंबर 1971 में, जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और जनरल नियाज़ी की सरबराही में वहाँ हथियार डाले गए याह्या ख़ान के फ़ैसले के बिना पर, और गलत जो मुजीबुर रहमान की जो मिली भगत थी भारत के साथ 1962 से उनका राब्ता था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ख़त लिखा था, फिर अगरतला साजी केस में वो मुलव्वस थे लेकिन हमारे सियासतदानों ने गलती से उनको छुड़वाया और वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बुलाया और उसके नताइज फिर हमने भुगते। तो उसने बड़े तुमतराक से ये कहा था कि जनाब 2 कौमी नज़रिया जो है खलीज बंगाल में हमने डबो दिया। ये इंदिरा गांधी के अल्फाज थे। लेकिन उसके बाद ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुजीबुर रहमान के अब तो मुजस्मे को जूते मारे गए हैं या तोड़ फोड़ की गई है। 1975 में वहाँ बाकायदा मुजीबुर रहमान की
मुजीबुर रहमान और उसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया था। और तो कत्ल करने वाले वही लोग थे जो उसको बंगबंधु कहते थे, बाबाए कौम कहते थे। तो ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि बंगाल के मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने और बांग्लादेश के अवाम ने ये कहा है कि जी हमारा क़िबला व काबा इस्लाम है, हम मुसलमान हैं और हम कोई कॉलोनी नहीं है भारत की। और दो कौमी नज़रिया एक हकीकत था, हकीकत है और हकीकत रहेगा। तो उसी तरफ ये इन्होंने इशारा किया और बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या हालात थोड़े से ख़राब होते हैं तो शुरू हो जाते हैं कि जी वो देखें जी मुजीबुर रहमान तो दुरुस्त था, वो तो बागी नहीं था, वो तो गद्दार नहीं था, उनको धकेल दिया गया। ऐसी बात नहीं है। याह्या ख़ान की गलतियाँ अपनी जगह पे। याह्या ख़ान सबसे बड़ा मुजरिम है मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का कि उस शख्स ने इलेक्शन कराए, इलेक्शन के बाद सिर्फ अपनी सदारत पक्की करने के लिए अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शरीक जुर्म हैं। लेकिन मुजीबुर रहमान को ये कहना कि वो पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहता था, वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं था, ये भी गलत बात सही है। ठीक है, इस पर बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं और उन लोगों ने जो उस तहरीक में, जो अलहदगी की तहरीक थी, जो बगावत थी, उसका हिस्सा थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें भी ये बताया है कि मुजीबुर रहमान के भारत से मुक्ति बाहिनी की तश्कील, ये सारे मामलात से मुजीबुर रहमान मुलव्वस था। ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब की तरफ आएँ और ये जो बानी PTI ने कहा है खुर्रम साहब के 2 माह हैं आपकी हुकूमत के पास, तो क्या ये जो IPPs का मामला है, महंगाई है, टैक्सों की भरमार है, इसकी वजह से आपकी हुकूमत को ख़तरा है? और इस बात में थोड़ी सी इस तरह सदाकत नज़र आती है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि नवंबर की जो बात हो रही है उस पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। जी देखिए, पाकिस्तान में आम तौर पे हमने यही देखा है कि पॉलिसीज, परफॉर्मेंस बुनियाद नहीं बनती ऐसी बातें की। बानी चेयरमैन का इशारा गालिबन सुप्रीम कोर्ट की जो सरबराही है उसके बदलने की तरफ। अच्छा। और वो समझते हैं कि जिस किस्म का एक इंतहाई गैर आइनी और आइनी तजावज़ का शॉर्ट ऑर्डर जो आया अभी मखसूस नशिस्तों का, तो गालिबन वो इसी तरह का कोई ऑर्डर जो है वो इंतखाबात के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट से हासिल कर लेंगे। अच्छा। लेकिन हमने ये भी देखा है बारहा कि पाकिस्तान की जो तारीख है वो बहुत ज़्यादा हमें इस पे खुशकुन मनाजिर पेश नहीं करती। आपने भी 1971 का जिक्र किया कि किस तरह जो उसमें सबसे भयानक बात हुई थी, किस तरह शख्सियतों के अपने मफादात ने एक मुल्क टुकड़े कर दिए। कहीं भी ये इशू नहीं था जो जहां तक पहुंचा कि एक मुल्क टूटेगा, लेकिन वो टूट गया क्योंकि जब शख्सियतों के मफादात थे, सियासी मफादात थे, इक़्तिदार के इशूज थे और जो जमहूरी हक था वो जब नहीं दिया गया तो इस किस्म के मामला हुए। तो यहाँ अब अगर उनका ये ख्याल है तो मैं हुकूमत को हकीकतन इस वक्त कोई सियासी चैलेंज मौजूद नहीं है। कौमी असम्बली में जो वो अक्सरियत है वो मजबूत है। अभी बजट के मौके पर उसका मुजाहरा किया गया, अभी कानून जो पास हुआ, अभी इलेक्शन एक्ट में तरमीम, उसमें दोबारा मुजाहरा किया गया। तो अपोजिशन किसी किस्म की जो असल मज़ामत है वो वोटिंग कौमी असम्बली में उसके मामले में कोई मज़ामत नहीं कर सकती हुकूमत की। तो लिहाजा यहाँ तो अगर कोई चैलेंज है हुकूमत के सामने वो यही है कि अगर अदलिया से कोई तनाव की सूरत हाल है उसको डिफ्यूज करें। अपने जो उनके हमारे हवारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MPM, उनके साथ मुशावरत को तेज तर और मजीद गहरा करें। और जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और मुस्बत इशारे आ रहे हैं। तीसरे महीने हमने देखा है कि जो महंगाई है वो अब हमने देखा 11.1% अभी जुलाई के नंबर्स आए हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें इस्तेहकाम है, रुपए में इस्तेहकाम है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें 11% इजाफा है पिछले माली साल में। हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक ज़माने में बहुत बड़ा हवा हुआ करता था,
अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कम सतह पर है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट जो है वो अपना काम अगर जारी रखे और मेहनत जारी रखे तो ये इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। और इसलिए ये जो एक खाम ख्याली है कि पता नहीं 2 महीने के बाद क्या हो जाएगा, हुकूमत अब को ज्यादा फोकस जो है बजाय अपोजिशन के अपनी परफॉर्मेंस पे और पाकिस्तान के अवाम का मसाइल करने पर। खुर्रम साहब मसला ये है, खुर्रम साहब अगर आपने इसमें एक बात कही कि हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है अपोजिशन की तरफ से या सियासी हवाले से, लेकिन फिर आप ये मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से महाज़ाराई और तनाव बढ़ा रहे हैं, तो इसकी क्या तुक बनती है जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता सीटें मिले ना मिलें? देखिए सिर्फ सीटों का मामला तो नहीं है। हुकूमत की जो अक्सरियत है अल्हम्दुलिल्लाह वो इन मखसूस नशिस्तों की मरहून मिन्नत नहीं थी और ना है, तो लिहाजा वहां तो मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गंभीर तजावुज किया है और आइन को रीराइट किया। ये काम वो 2 साल पहले जो 63A की जो तशरीह की थी उस वक्त चीफ जस्टिस ने, जिसमें उन्होंने पहले एक फैसला दिया और 2 महीने बाद दूसरा फैसला दिया, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत बनी थी पंजाब में वो उल्ट गई। तो यहाँ एक मुस्तकिल तजावुज हो रहा है और यहाँ अगर आप इससे कतई नजर के किसकी हुकूमत है और कौन सी जमात जो है अपोजिशन में है, हकीकतन ये है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है वो इस वक्त उस पर मुस्तकिल एक असॉल्ट है अदलिया की तरफ से। और अदलिया ने अगर एक हमारी नज़र में हम यही कह सकते हैं कि इल एडवाइज्ड फैसला किया है, तो उसका बेहतर हल यही है जो पार्लियामान ने किया है कि उन्होंने उसको दुरुस्त किया है और क्लैरिटी दे दी है। जहां आइन और कानून में एक खला था, वहां अवाम के नुमाइंदों ने अपनी राय के जरिए, कानून साजी के जरिए उस खला को पुर कर दिया। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, मामला ये है कि अब फिर सवाल ये है कि ये महाज मखसूस नशिस्तों वाला क्यों खोल रखा है हुकूमत ने, जब आपकी हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, हुकूमती इत्तेहाद पे असर नहीं पड़ रहा। दूसरी जानिब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपेरेंटली बानी PTI शो कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। अभी उन्होंने मशरूत मुआफ़ी की भी बात की है 9 मई से मुतालिक, लेकिन हुकूमत कभी कहती है कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, हम पाबंदी लगा देंगे, और कभी आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत की पॉलिसी क्या है PTI के लिए? ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हम हर वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है। जो पिछले महीने बन्नू का वाकया था वो हम सबको, हकीकत है हमारी नींदें उड़ जानी चाहिए बन्नू के वाकये के बाद। तो वो जो इश्यूज हैं, अगर उनके पास कोई जमहूरी अमल के साथ तरीका है दहशतगर्दी से लड़ने का, तो हम वो जानना चाहेंगे और हम उनकी मदद करना चाहेंगे। अगर उनके पास कोई फार्मूला है IPP से डील करने का और उनके पास अगर कोई फार्मूला है महंगाई को कम करने का, तो हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे। इवन यहाँ इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम है, अगर उनके पास कोई सजेशन है कि अगला इलेक्शन को किस तरह मजीद शफाफ बनाया जा सकता है, या पाकिस्तान में अगर मिसाक जमहूरियत 2006 में हुआ था, 18 साल हो गए, क्या उसको हमें अपडेट करने की जरूरत है? तो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए हम हर वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन NRO देने के लिए तैयार नहीं। इसमें NRO वाली कौन सी बात है? देखें, मैंडेट तो अवाम ने उनको दिया, ये तो आप मानते हैं कि सीटें आपसे ज़्यादा उन्होंने ली, और अगर ख़वातीन और मखसूस नशिस्तें भी उनको मिल जाती तो उनको काफ़ी सारा मज़ीद मैंडेट में बेहतरी आती। इशू ये है कि इस महाज आराई की वजह से आप इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है, और उस अदम इस्तेकाम की वजह से मईशत संभल नहीं रही। तो आप समझते हैं कि अगर ये अदम इस्तेकाम, ये लड़ाई झगड़ा जारी रहे, तो उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत इस काबिल है कि वो मुआशी इस्तेकाम लाएगी, मामलात संभाल लेगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता अदम इस्तेकाम से? जी, मैं यहाँ इख्तलाफ करूंगा बड़े अदब से। पहली बात यह है कि 31% वोट उनको पाकिस्तान के अवाम ने दिए। इस वक्त वो जमातें हुकूमत में हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम ने 69% वोट दिए। तो लिहाजा अगर 31% का एहतराम करना है तो फिर 69% का भी एहतराम करना होगा।
उनको 69% को आप फिर समुद्र में डाल दें, क्योंकि 31% वोट एक जमात ने ले लिए हैं, तो लिहाजा वो एहतराम उन्हें करना होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के अपने वोट क्यों हैं, उसमें कम है 24% है, लेकिन हुकूमत के अंदर जो जमातें शामिल है वो मिलकर 69% वोट की हामिल है, और उनके भी वही तकद्दुस और एहतराम है जो 31% का होना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि अदम इस्तेहकाम जो है वो इस्लामाबाद की जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं उनमें पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की एग्जाम्पल छोड़कर जहां दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं है। हमारी गलियां, हमारे शहर, हमारे गांव पुरअमन है, लेकिन वहां चूंकि एक सरासीमगी है कैपिटल के अंदर, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। तो जो इश्यूज हैं वो सीरियस हैं। जरूर हुकूमत का फर्ज है कि वो अदलिया से बात करे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, और इसके अंदर अगर आपस में फर्क है हमारी राय, तो उस राय को आपस में कैसे बांटना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ये कहते रहे कि अदम चारों सूबों में जमातों की ऐसी हुकूमतें हैं जिनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, तो चारों सूबाई हुकूमतों में तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो लिहाजा ये जो एक मुस्तकिल हमने एक क्राइसिस बनाया हुआ है, ये एक खुद साख्ता बहरान है जो मीडिया में तो है और इस्लामाबाद में ड्राइंग रूमों की गुफ्तगू तक तो है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की जो मसाइल हैं वो फर्क हैं। उसमें जिसका जिक्र भी होगा कि महंगाई है, बिजली के बिल हैं, तो हुकूमत का फोकस जो है बजाय ये कि बहरान के ऊपर अपना वक्त जाया करे, वो उसका यही फोकस है। और मुझे खुशी है कि इसके ऊपर कुछ पेचरफ्त हो रही है कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको हल करने के ऊपर सारा फोकस किया जाए। ऑपोजिशन जो है वो तो अपना काम जारी रखे, क्योंकि वो तो हमने जिस तरह बजट की बहस के दौरान देखा, उनका काम तो सिर्फ शोर करना है और उनका काम सिर्फ एक फितना फसाद फैलाना है। वो तो किसी मुस्बत तजवीज के लिए या पाकिस्तान के अवाम के किसी मसले के हल के लिए तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, आपने कहा पेशरफ्त, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। हमने भी सुना है कि कुछ IPPs को इंगेज किया गया है। कितने IPPs हैं जिनके साथ रीनिगोशिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ है? और क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो ऐसी हैं, वो आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। फिर एक सेंटिमेंट ये भी है कि अगर आप बिज़नेस एंटिटीज़ को इस तरह प्रेशराइज़ करेंगे तो वो फिर आने वाला इन्वेस्टर डिस्करेज होगा। तो तरीक़ाकार आपका क्या है और कितने IPPs को अभी तक इंगेज किया गया है? जी, सबसे बेहतर तरीका जो तजवीज़ हम दे भी चुके हैं वो ये कि इस पर फौरी तौर पर कौमी असम्बली में कानून साजी होनी चाहिए, जिसके तहत ये लाजिम करार दिया जाए कानून के जरिए इन तमाम IPPs का सबसे पहले फाइनेंशियल भी और टेक्निकल ऑडिट हो, ताकि हम शफाफ तरीके से इस दुरुस्त फैसले कर सकें, मंतकी फैसले कर सकें जो पाकिस्तान के अवाम के हक में। और इसी तरह उस लेजिस्लेशन का हिस्सा होगा कि वो IPPs जो लेट से हम कोई भी मयार मुकर्रर किया जा सकता है, जो 70% से ज्यादा अपना डेट पे कर चुके हैं या 80% पे कर चुके हैं, उनके साथ पार्लियामान को इसलिए हमें बीच में लेकर आना है ताकि हुकूमत को वो जो पूरे आर्बिट्रेशन के इशूज हैं या मुख्तलिफ अदालतों में जाने के इशूज हैं, पार्लियामान ही हुकूमत को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है कि वो इस मामले पर एक संजीदा पेशरफ्त कर सकें। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेक्निकल लेजिस्लेशन होगी, लेकिन यही तो मैं अर्ज करूंगा कि बजाय ये कि पार्लियामान में हर वक्त नारे लगते रहें और एक दूसरे के खिलाफ तकारीर हो, असल इशूज ये हैं सॉल्व करने वाले। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर ये काम होता है, पार्लियामेंट कर लेती है, तो इसका मतलब ये है कि IPPs को कोई एतराज़ नहीं होगा, और वो जो माजी में हमने देखा 2019 में 20 में कि जब IPPs पर कुछ पे हाथ डाला गया, रीनेगोशिएशन हुई, तो बाज़ जो गैर मुल्की दोस्त हैं वो दरमियान में कूदे और कहा गया कि ये काम ना करें। तो अब ये काम नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट की तरफ से कानून साजी हो जाए तो किसी की तरफ से कोई रुकावट नहीं पैदा की जाएगी, और ये इशू नहीं होगा कि सॉवरेन गारंटीज़ को आप बाईपास कर रहे हैं। जी नहीं, इश्यूज तो बिल्कुल उठ सकते हैं दोबारा। इसीलिए देखिए, अगर लेजिस्लेशन के बगैर हुकूमत एक्ट करेगी तो फिर तो बराह रास्त चूंकि एक दस्तखत किए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, तो वो एक्सपोज है इस तमाम डिस्प्यूटेशन के लिए। लेकिन इसलिए पार्लियामान की और पाकिस्तान के अवाम की मंशा इसमें शामिल करना जरूरी है, ताकि हुकूमत के पास एक प्रोटेक्शन हो कि जनाब अगर हम इस पर बात कर रहे हैं या हम इस पर नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, ये इसके लिए हमें पाकिस्तान के अवाम
ने ये मैंडेट दिया है कि हम ये काम करें। तो उसके बावजूद जाहिर है जो अदालत में जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों के हजारों अरबों के मफादात हैं वो इस पर जरूर पुश करेंगे, लेकिन इंटरनेशनली भी जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई राय आती है तो उसकी तौकीर ज्यादा होती है और उसको फिर बड़ी मुश्किल से ही कोई ओवर रूल कर सकता है। खुर्रम साहब, पिछले साल भी ये इशू तो मौजूद था और इतनी ही शिद्दत से था, और गर्मियों में आपको पता है, आपके इल्म में है कि मुजाहरे वगैरह जुलाई में शुरू हो गए थे। ये पिछले साल आपके पास वक्त था, उस वक्त ये कानून साजी क्यों नहीं हुई? क्या रुकावट थी? देखिए, पिछले साल तो चूंकि उस जो 16 महीने की 15 जमाती हुकूमत थी, उसके पास उस तरह का वक्त नहीं था कि सारे जो स्टेक होल्डर्स को बिठाकर गुफ्तगू की जाती, और उस वक्त ज्यादा फोकस इस बात पर था, जिस पर अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी, कि जो भी सीपैक की पेंडिंग कैपेसिटी थी, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह थारकोल के 2000 मेगावाट सिस्टम में ऐड किए, करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में ऐड किया, K3 का न्यूक्लियर, उस वक्त सारा फोकस इस बात पर था कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी ईंधन पर बेस्ड कैपेसिटी है उसको शामिल किया जाए। और वो पहला साल था पिछला जिसमें ना सिर्फ लोड शेडिंग भी कम हुई, बल्कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी ईंधन के ऊपर बेस्ड जराए थे वो ज्यादा हो गए, 50% से बढ़ गए, 60% तक आ गए। तो उस वक्त हम पेशरफ कर रहे थे और उम्मीद यही थी कि अब, और यही जो है कि अब जबकि नई हुकूमत बनी है और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, कि वो इसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि मियाँ साहब ने मुहर्रम उल हराम के बाद, आशूरा मुहर्रम के बाद एक्टिव होना था, शेड्यूल भी एक आ गया था कि जी वहाँ जलसे होंगे, वहाँ इज्तिमात होंगे, डिवीज़नल सतह पर कन्वेंशन होंगे, कारकुनों के। महीना पूरा गुजर गया है, सफ़र का महीना शुरू हो गया है, तो मियाँ साहब क्यों खामोश हैं और ठंडी फ़ज़ाओं में बैठ के आराम कर रहे हैं? क्या रुकावट है, क्या मसला है? जी, हम सब कारकुन भी जो हैं इस वक्त मुंतज़िर हैं कि सदर जमात जो हैं वो इसका आगाज करें अपनी एक्टिविटी का, खास तौर पे जो 3 सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, AJK भी, गिलगित बल्तिस्तान भी, कि वहाँ सब, लेकिन अब तवक्को हम कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में ये काम वो शुरू करेंगे और दौरों से पहले जो मुशावरत का अमल है उसे तेज तर करेंगे। नहीं, अच्छा, हम तो सुना था कि मुशावरत का अमल भी शुरू हो गया है, बल्कि कुछ तो शेड्यूल भी आ गया था कि जी फ़लाँ जगहों पर वर्कर कन्वेंशन होंगे, फिर जलसे होंगे, कुछ मुलाकातें हुई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें खुशखबरी सुनाई थी कि जो ही 10 मुहर्रम ख़त्म होगा मियाँ साहब बस चल पड़ेंगे, लेकिन वो दोबारा मुशावरत का अमल शुरू होगा। जी, राना साहब ज़्यादा इस पे आपको गाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी, लेकिन यह है कि हम सब इसकी मुंतज़िर हैं कि क्योंकि जमात ने आगे बढ़ना है और अगले इंतखाबात के लिए भी से अपने आप को तैयार करना है, जो मुख्तलिफ सियासी इशूज़ हैं उस पर भी, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले तो गालिबन जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है और वर्किंग कमेटी है उसके इजलास होंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि PTI ने मैंडेट दे रखा है महमूद अचकज़ई साहब को कि वो जो सियासी जमातें हैं उनसे गुफ्तगू करें। बीच में एक इत्तला आई थी कि शायद महमूद अचकज़ई साहब की नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात होनी है। आपके इल्म में है कि वो मुलाकात कब होनी है? और अगर महमूद अचकज़ई साहब आते हैं, कोई सियासी माहौल, कोई कंसेंसस की बात करते हैं, तो PTI के कंटेक्स्ट में PMLN की स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी, देखिए, PTI की जो डिमांड ये है कि उनके बानी चेयरमैन को रिहा कर दिया जाए, जो कि ना सिर्फ हमारे जो परव्यू है वो तो अदालतों का परव्यू है, वहाँ अदालतों में केस चल रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए मैंने कहा, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के हल के लिए अगर अचकज़ई के पास कोई तजावीज़ हैं, वो बड़े मोहतरम और जमहूरी ज़हन रखने वाले हैं, पार्लियामान की मजबूती के लिए अचकज़ई साहब के पास कोई तजावीज़ हैं, तो हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं। और फिर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर, चाहे कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, हम हर वक्त PTI से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनकी ख्वाहिश है कि बानी चेयरमैन के ऊपर सौदेबाजी की जाए, उस सौदेबाजी के लिए हम तैयार नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, प्रोफेसर यूनुस बांग्लादेश आए, उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जो फुटेजेस हम भी देख रहे थे, जो मंज़र हम देख रहे थे, उसमें उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितने मुझे नज़र आए, मेरा ख्याल 30 साल की उम्र से ज़ायद शख्स कोई भी उनके करीब नहीं था जो उन्होंने गुफ्तगू की है। और ज़ाहिर अब अबूरी हुकूमत के वो सरबरा भी उनको नामज़द किया गया है। साथ ही साथ जो अवामी लीग के लोग थे या ओहदों पे रहे, वो कुछ एयरपोर्ट से गिरफ़्तार हो रहे हैं, दीगर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। ये जो तलबा का खरोश है, जिस तरह वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, अब जजेस से भी उन्होंने इस्तीफ़ों का मुतालबा कर दिया है। क्या ये बुरी सेटअप जो बांग्लादेश का आइन है कि 90 दिन के लिए रहेगा या ये लॉन्ग चलेगा, और अप्रोच क्या लग रही है आपको इन स्टूडेंट्स की इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि इब्तदा में जो एक यहाँ पाकिस्तान में तासुर पैदा हुआ, और बल्कि तासुर दिया गया कि जी वो मार्शल लॉ आ गया है और फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है और फ़ौज ही अपने फ़ैसले करेगी, वो तो गलत साबित हो गया। पता ये चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैंने तो उसी दिन कहा था कि ये बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कहा था कि फ़ौज मामलात नहीं चलाएगी, इत्तेफाक राय से, मुशावरत से बात चलाए जाएंगे। फिर ग़ालिबन ये जो तासुर था वहाँ भी शायद पैदा हुआ हो, ये पैदा किया गया हो कि जी ये तो बाकायदा हसीना वाजिद को बचाने और हसीना वाजिद को दोबारा लाने की कोई प्लानिंग है और फ़ौज ने सारा मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। तो इसलिए उन्होंने 2-3 मुतालबे किए और वो माने गए। नंबर 1 ये है कि पार्लियामेंट तोड़ी जाए, क्योंकि पार्लियामेंट जो थी वो धांधली की पैदावार थी, अवामी मैंडेट उसके पास नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनेगी जिसके पीछे फ़ौज खड़ी होगी, क्योंकि उसके अपने मकासद हो सकते हैं, और वो भी बात मानी गई। फिर उन्होंने डॉक्टर यूनुस का नाम दिया, और डॉक्टर यूनुस का आना और चीफ़ एडवाइज़र बनना ये इस बात का सबूत है कि जो हसीना वाजिद और अवामी लीग है उसका अब इस सारे मामले में कोई किरदार नहीं है। बोरिया बिस्तर उनका मुकम्मल गोल हो चुका है, गोल कर दिया गया है। और इसलिए भी ये अल्लाह तबारक व तआला का अपना एक निज़ाम है कि हसीना वाजिद के और हुकूमत के इंतकामी रवैये की वजह से, इक़दामात की वजह से, इंतकामी मुकदमात की वजह से डॉक्टर यूनुस जो थे वो मुल्क छोड़कर चले गए थे और पेरिस में मुकीम थे। हालांकि इन्हें नोबेल इनाम मिला इनकी, हाँ, और बांग्लादेश को गुर्बत से निकालने के लिए ग्रामीण बैंक ने बहुत खिदमात अंजाम दी, आलमी सतह पर उसको तस्लीम किया गया, लेकिन वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। और आज जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनका इस्तकबाल हो रहा था, और इसी ढाका से न सिर्फ मोहतरमा ख़ुद फ़रार हो चुकी हैं और भारत में नामालूम मकाम पर एक ज़िंदगी गुजार रही हैं, गोशा नशीनी है। और जो इंडिया जो एक जिस मुल्क से या जिस जो रियासत और रियासत के जो सरबराह हैं मोदी साहब, जिनकी बालादस्ती और मुदाखलत की वजह से ये इतना बड़ी तब्दीली आई, वो वहाँ उनकी पनाह लेके बैठी हुई हैं, और वो इज़्ज़त वक़ार के साथ अपने वतन पहुँचे और उनका इस्तकबाल हुआ। उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह भी मौजूद थे और लोग थे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जब उन्होंने प्रेस टॉक की जनाब डॉक्टर यूनुस ने, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द कोई पुराना चेहरा दिखा रहे हैं इरशाद साहब। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सारे जो नौजवान हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 साल, हाँ, ये जो नाहिदुल इस्लाम है वो 26-27 साल का है, और बाकी भी इसी उम्र के हैं तकरीबन सारे। और शायद ये पहला नक्शा है दुनिया की सियासत में जी कि एक पक्की उम्र का शख्स खड़ा है और उसके पीछे इनकलाब लाने वाले ये टीनेजर्स। इससे पहले ईरान में भी ऐसा हुआ था, उसमें भी सारे नौजवान थे, यानी उसमें तो खैर हर उम्र के लोग थे, लेकिन आगे जो थे कुर्बानियाँ देने वाले वो ज़्यादातर नौजवान थे। और जब इनकलाब आया था तो खुमैनी, इमाम खुमैनी का जो इस्तकबाल करने वाले थे वो बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की थी। और हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा, वहाँ भी आप देखिए ना, तो ये होता है। इसी को कहा गया है कुरान मजीद में
तिलकल अयामुन उदाविलुहा बैन अन्नास, कि इस तरह हम लोगों के बीच दिन बदलते हैं, वक्त का पहिया घूमता है और तब्दीलियाँ आती हैं। सही है। अब बहुत बड़ा इम्तिहान है डॉक्टर यूनुस के लिए। 3 चैलेंजेस उनको दरपेश हैं। नंबर 1, उन्होंने मुल्क में अमन व अमान कायम करना है और इस्तेहकाम लाना है, और ये तासुर जो पिछले 16-17 साल में हुआ कि जी एक पार्टी ज़ोर ज़बरदस्ती से, गुंडागर्दी से, बदमाशी से वो मुसल्लत होगी और फ़ौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी सारी मजबूर होंगे उसका साथ देने पर। यानी फ़ौज में भी रिश्तेदार भर्ती, और वो जो मुक्ति बाहिनी के लोग थे वो सारे के सारे फ़ौज में, अदलिया में, ब्यूरोक्रेसी में, उससे पाक करना है, क्योंकि वो एक साजिशी उनसर है जो दोबारा परपुर्जे निकालने की कोशिश करेगा और मुश्किल काम होगा, क्योंकि देखें अवामी लीग का कोटा, फिर रिश्तेदारियाँ, अकरबा परवरी, फिर नस्ल दर नस्ल भर्तियाँ। 60% मुलाजमतें अवामी लीग को मिलती थी, 30% कोटा था मुक्ति बाहिनी का, या वो जो कहते थे जी जो आज़ादी के हीरोज़ हैं उनकी औलाद का 30% जो था फ़ौज का, अदलिया का कोटा था। वो 60% जो है मुलाजमतें वो तो अवामी लीग के लोगों को मिलनी, बाकी जो 40% हैं वो फिर तकसीम होनी है, वो भी पैसे लेके। करप्शन थी ना, बेतहाशा करप्शन। अच्छा, एक तो इसके लिए है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कराने हैं, और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, साफ़ इलेक्शन कराने हैं, वाक़यतन अवाम की नुमाइंदा एक हुकूमत, अवाम का मैंडेट, हकीकी मैंडेट रखने वाली एक हुकूमत कायम करनी है। ये दूसरा इशू है। तीसरा ये है कि जो भारत के साथ मजबूरी है कि सारी तिजारत भारत के साथ है, बिजली वहाँ से आ रही है, बिजली वहाँ से आ रही है, बाकी यानी आपको मालूम है कि 1 साल पहले जमात इस्लामी और BNP ने, ये जो पार्टी है इनकी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया की, इन्होंने एक बाकायदा मुहिम चलाई पूरे मुल्क में कि जो भारतीय मसनूआत हैं उनका बाइकाट, और वो बड़ी कामयाब रही जी। लोगों ने सामान उठा के बाहर फेंका अपनी दुकानों से, और लोकल जो मसनूआत हैं उसकी वजह से वहाँ के ताजर बड़े खुश हुए, जो सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, क्योंकि भारत का तो एक पुराना वतीरा है जी कि जी वो तिजारत जिससे भी करता है वो फिर उसमें मोनापली की कोशिश करता है। यानी आपको याद होगा कि 79 में, 80 में जनरल ज़ियाउल हक ने भी एक दफ़ा इजाज़त दे दी कि जी भारत के साथ तिजारत शुरू कर देते हैं। हमारी जो मार्केटें थीं वो भारतीय सामान से भर गई जी। वो कुछ अरसे के बाद पता चला कि जी हमारी अपनी इंडस्ट्री बंद होने लगी है। कुछ अरसे के बाद पता चला कि जनाब भारत ने तो एक बाकायदा राह ने एक मंसूबा बना के दिया, अच्छा खासा फ़ंड मुख्तस किया कि जो चीज़ अमृतसर में, दिल्ली में, काठियावाड़ में किसी जगह पे 10 रुपए की तैयार हो रही थी, वो पाकिस्तान में 5 रुपए की भेजी जा रही थी, ताकि पाकिस्तान की मार्केट को क्रश किया जाए। आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इरशाद साहब वो ये है कि जिन भारत के शहरियों के पास बांग्लादेश का वीज़ा भी है जी, उनको भी बांग्लादेश एंट्री के लिए रोक दिया गया। ये बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी, इस सारे सिनेरियो में। देखें, वो जो बंगाली हैं, बांग्लादेशी हैं, वो जानते हैं कि ये जो वीज़ा लेके आ रहे हैं, अब ये मालूम नहीं कि ये एजेंट हैं राह के जी, एग्जैक्टली, ये वहाँ की फ़ौज से उनका ताल्लुक़ है, किसी और एजेंसी से ताल्लुक़ है, क्योंकि भारत तो ऐसे ही करता है। ये जो पकड़े गए थे ईरानी बॉर्डर से हमारे यहाँ कुलभूषण, वो वहाँ तजारती वीज़े पर थे, तजारती वीज़े पर था, तजारत कर रहे थे ना, तो वो अंडर कवर तो लोग भेजेगा, तो इसलिए उन्होंने ये किया है। तो वो तजारती जो बाइकाट की मुहिम चलाई गई भारतीय मसनूआत की, उसके पीछे भी यही था कि वो चीज़ें ला के बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, उस सनती तरक्की को रोकने के लिए
सनती तरक्की से बांग्लादेश को और ख़ुद इन्हिसारी और ख़ुद कफ़ालत से महरूम करने के लिए भरमार थी भारतीय मसनूआत की। बेसिकली वो चाह रहा था कि डिपेंडेंट रहें, डिपेंडेंट रहें। हाँ। ये जो खुद कफ़ालत ना हासिल, इसलिए नारा लगा ना, जो आज़ादी की इन्होंने कहा। हाँ, प्रोफेसर यूनुस की आज़ादी की हिफाजत करनी है। तो ये एक तीसरी चीज़ है जो डॉक्टर यूनुस ने यकीनी बनानी है, जितना अरसा भी वो इक़्तिदार में रहते हैं। ये एक बेहतरीन उनको मौका मिला है। बहरहाल वो मुहब्बे वतन हैं, अपने मुल्क के लिए उनकी खिदमात हैं। अब देखें ना, मुझे तो खुशी ये हुई कि वो जिस तरह के लिबास में थे, जिस तरह से वो अपना बैग खुद ही बैग उठाया हुआ जा रहे हैं, ट्रॉली बैग। हमारे यहाँ तो कोई ये हुआ होता, किसी लीडर को ये मौका मिलता, सबसे पहले तो वो कहता है कि जी फ़लाँ अमेरिका के मैसी स्टोर से या बरतानिया के हैरिड्स से मेरे लिए एक सूट मंगवाएं 10-12, जो कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 पाउंड के या डॉलर के होने चाहिए। फिर वो एक 2-4 जो हैं चमचे इकट्ठे करता है कि जब वो उतरे तो वो अकेला ना हो, आगे पीछे लोग हों, उसका सामान उठाया हो। चमचे भी 70+। अच्छा, तो जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, जो जैसे भी हूँ, नौजवान भी हो तो चमचे हूँ। वो देखें ना, हमारे यहाँ होता क्या है कि जदोजहद कुछ लोग करते हैं, जब हुकूमत आती है तो वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं, किसी की भी हो, और वो सारे चमचे कलछे इधर से आ जाए। पता चलता है ये कौन थे जी, ये कहाँ से आ गए। पता चलता है कि ये खाना, ये हमारे लीडर को खाना खिलाते थे, ये मालिश करते थे, ये लतीफ़े सुनाते थे, वो आ गया। ये साबित हुआ है इकबाल का वो मिसरा के जवानों को पीरों का उस्ताद का। ये तो कर दिया है, ये तो हुआ है, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर। ये बिल्कुल ये साबित हुआ है बांग्लादेश। अब जो डॉक्टर यूनुस के 3 ये टास्क होंगे और होने चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि जिस अंदाज में ये तब्दीली आई है ये ऑर्गेनिक है और इसके असरात होंगे वहाँ के माशरे में। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो लोगों को ये एहसास हुआ है कि जनाब हमें गुमराह किया गया, हमें गलत पट्टी पढ़ाई गई, भारत को हमारा मोहसिन बना के पेश किया गया और समझा गया कि हमारी जो सारी जदोजहद थी वो भारत की बालादस्ती के लिए थी, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी ख़ुद मुख्तारी के लिए, एक तरक्की पसंद बांग्लादेश के क़याम के लिए नहीं थी। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है ये भी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए, गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपके बानी मशरूत मुआफ़ी की बात कर रहे हैं, जब इतनी लचक आप में आई गई है तो अब ये क्या है कि CCTV फुटेज दिखा दें, बंदे हुए तो मैं मुआफ़ी मांग लूँगा, आगे क्यों नहीं बढ़ते, बात को ख़त्म क्यों नहीं करते? जब मुआफ़ी मांगनी ही है तो स्ट्रेट अवे बस इसकी मजम्मत करके आप आगे निकल सकते हैं। इतना इसमें क्यों शर्तें आयद की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, इस तरह है कि एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, हम ये समझते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई जलाओ घेराव नहीं किया। लेकिन अगर हमें ये कहा जाता है कि नहीं आपने किया है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर हमें प्रूफ मिल जाए कि क्यों पिछले 1 साल से कोई प्रूफ कहीं नहीं मिला, इतने ज्यादा कैमरों के बावजूद कोई शवाहिद नहीं। अभी मैं एक और नीचे टीवी पे बैठा हुआ था, उन्होंने हमारे 1-2 लोगों की फुटेज दिखाई, उनमें से एक का बता रहे थे कि ये जो है ना पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। मैंने उनको कहा जरा इसको देखो, गौर से देखो, वो पेट्रोल बम नहीं है, वो वही शेल को वापस फेंक रहे हैं। कहते हैं इनके हाथ में वो बोतल है। मैंने कहा वो प्लास्टिक की बोतल है, पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतल में बन नहीं सकता।
तो देखिए जो शवाहिद हैं आप प्लीज उनको अगर बता दे, और हम ये कहते हैं और ये पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर गलत है तो गलत है। वो इसलिए गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पार्टी पॉलिसी नहीं है कि हम तशद्दुद करें। हम देखिए हम एहतजाज करेंगे हर वो जगह जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जहां पे हम कर सकते हैं हम वहां करेंगे, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते वो हम नहीं करेंगे, और जहां वायलेंस है वहां हम कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मई 2022 से लेके तकरीबन दिसंबर 2022 तक कोई 150 के करीब जलसे किए हैं। मुझे बताए कहाँ वायलेशंस हुई हैं, कहाँ हुई है? अब हुमायूं साहब आपने पेट्रोल बम का जिक्र किया। कल जो आपकी बानी चेयरमैन ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा, एतराफ़ किया कि पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए, कहीं और नहीं किए। बास फुटेजेस तो बिल्कुल क्लियर हैं, इवन अगर देखें तो हसन न्याजी साहब की फुटेज बड़ी क्लियर है उसमें जो वो कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो CCTV फुटेज वाली बात है ये तो आप मुखालिफिन को बिल्कुल फुल टॉस दे रहे हैं, ये आपके गले भी पड़ सकती है। तो यही हमारा बुनियादी सवाल था कि शर्त के बगैर आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैं अगर इमरान खान साहब ने कह दिया है कि वो ज़मान पाक में हुआ था, मैं पर्सनली मैं उस बात से भी नहीं एग्री करता जो इमरान खान कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जहाँ पेट्रोल बम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जो शवाहिद IG पंजाब बता रहे थे और जो उन्होंने अपने साथ प्रूफ रखे हुए थे टेबल के ऊपर कि ये पेट्रोल बम है, उसमें प्लास्टिक की बोतलें थी, उसमें शीशे की बोतलें नहीं थी। सो अगर मैं उस प्रूफ को सामने रख के देखूं तो वो पेट्रोल बम बन नहीं सकते, वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसी और तरीके से होती है, वो उस तरीके से होती नहीं है। तो इस वजह से मेरा ये पर्सनल स्टांस है। अब आ जाती है हसन न्याजी साहब की। देखिए मैं ये समझता हूँ उन्होंने जो काम किया वो बहुत गलत था, वो बहुत गलत था, वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन अगेन वो जो जितना मैंने देखा है, मुझे चूंकि सारी फुटेज मैंने नहीं देखी हुई है, जो मैंने देखा है वो बाहर थे, उन्होंने वो ट्राउजर्स किए थे, वो अच्छे, वो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर वो तोड़ फोड़ के लिहाज से है तो उसको आप तोड़ फोड़ के दायरे में नहीं लाते। लेकिन अब मैं आप बात बताऊं, देखिए असल जब गलत है तो मुझे लेट मी फिनिश बिकॉज आई एम एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। इमरान खान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने दी है कि उन्होंने कहा है कि आप हमें कोई फुटेज बता दो, हम अपोलोजाइज कर देंगे। मैं हुकूमत से ये कहता हूँ अगर कोई फुटेज है दिखा दो, हम अपोलोजाइज कर देंगे और उस बंदे को निकाल देंगे। दैट्स वन थिंग। नंबर 2, अगर मैं फर्ज करो 1 फुट आगे 1 फुट पीछे हटाऊं अपने स्टांस से, आप लोग के पास हुकूमत है, आप लोगों के पास सब कुछ है, आपको चाहिए पाकिस्तान की सिचुएशन डिफ्यूज करने के लिए आप लोग 2 फुट पीछे हटो। और आप लोग इस, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ये जो हम लोग जिधर बैठे हुए हैं ना स्टेलमेट के ऊपर, ये स्टेलमेट पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। पाकिस्तान सफर कर रहा है पिछले 2.5 साल में। पाकिस्तान आज हम कहते हैं कि जी छलांगे मार रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, CCC+ हो गया है CCC- से। ये जिस वक्त आए थे उस वक्त पाकिस्तान B+ था। ये 4-5 कैटेगरी नीचे जाके खुश हो रहे हैं। जब ये लोग आए थे ये कहते हुए कि यहाँ पे बहुत गलत लोग बैठे हुए हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, उस वक्त GDP 6.2 थी। आज ये से 2.4 की GDP पे खुश हो रहे हैं। जिस वक्त ये आए थे उस वक्त पाकिस्तान तबाह हो रहा था। उस वक्त बिजली के बिल जो थे ना वो तकरीबन 20 रुपए या 15 रुपए के वो यूनिट था, आज 70 रुपए यूनिट है। ये लोग खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि ये तबाह कर रहे हैं मुल्क। टाइम थोड़ा कम है। ये जो आपने बात की ना हसन न्याजी साहब के हवाले से, ये कह के जी वो गलती है। देखें हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनके वालिद जो हैं वो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब का एक पुराना वतीरा है कि वो अपने साथियों की कुर्बानी दे के अपने आप को बचा लेते हैं। जब आपने कह दिया कि ये गलत है तो फिर ऐसे कई और भी होंगे, तो वाक़तन आप चाहते हैं कि कुछ कारकुनों की कुर्बानी दे के आप पार्टी को, खान साहब को बचा लें। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो मशरूत माफ़ी है।
देखिए इस तरह है, मैं चूंकि नियाजी साहब जो है वो एक वालिद साहब है और मुझे पता है उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, और मैं उनके साथ पूरी तरह, मैं उनके उस जो जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, आई टोटली, मैं मतलब लेट्स पुट लाइक दिस, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जितना दुख है शायद उतना ना कर सकूं, क्योंकि वो सिर्फ, वो कहते हैं ना, ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो सिर्फ उनको ही पता होगा कि ये कितना दुख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना, किसी से नहीं सुना कि हम लोग वायलेंस करें। हाँ, हम ये जरूर हो सकता है कि हम कहें कि फलानी जगह पे जमा हो जाओ और वहां पे एहतजाज करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी ऐसी सड़क पे कोई पाबंदी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हिस्सा है और वहां पे हो सकती है। लेकिन ये चीज कर देना, अगर मैं फर्ज करें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा हूं, मैं कहीं जाके तोड़ फोड़ करता हूं ऑन द नेम ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल तो हमारा वही है, जब आप गलती मान रहे हैं फिर अगर मगर का फ़ायदा क्या है वजाहतों का। बहरहाल सदर जरदारी साहब ने तौसीक कर दी है जो इलेक्शन कमीशन का तरमीमी एक्ट था, आप भी अदालत में चले गए हैं। बुनियादी सवाल ये है कि अदालतों से आपके हक़ में जो फ़ैसले आते भी हैं उसके समरात आपको नहीं मिल पाते हैं, और फिर कानून साजी हो जाए या किसी और तरीके से हुकूमत या एग्जेक्टिव उसको गैर मौसर कर दे, आपको रिलीफ एट द एंड नहीं मिलता। मुज़ाकरात की बात कभी आप करते हैं, कभी आप इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं मुज़ाकरात की बात, कभी आप हुकूमत से करते हैं, लेकिन उसका भी कोई हासिल वसूल नहीं है। अपने आप को क्लियर करने के लिए, ये अदालती रिलीफ के समरात लेने के लिए, हुकूमत को इंगेज करने के लिए अप्रोच कब बदलेगी पीटीआई की? देखिए इस तरह मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपने जो बात की ना कि जो आपके हक में फैसले आते हैं और उसके बाद आपको समरात नहीं मिलते, आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इंसाफ मिलता नहीं है। अगर अदालत इंसाफ करने के फैसला भी कर ले, इंसाफ पे मबनी फैसला भी कर ले, तो हुकूमत उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करती, इसका मतलब है हुकूमत जो है जालिम है, जाबिर है, फाशिस्ट है, वो उस इंसाफ को होने नहीं देती। जो जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिस मुल्क में इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मुझे एक बात बताएं, उस मुल्क में क्या है? फिर वो तो फिर जंगल का कानून हुआ ना, वो तो फिर माइट इज राइट हुआ ना। मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश में क्या हो रहा था? बांग्लादेश में एग्जैक्टली ये सब कुछ हो रहा था। क्या आप चाहते हैं कि ये मुल्क बांग्लादेश में जाए? और ये जल्दी चला जाएगा। वो तो फाइनेंशियली पाकिस्तान से 45% ज्यादा मालदार था। पाकिस्तान किसी जमाने में 1980s में उससे 75% ज्यादा मालदार था, लेकिन हमारे इन्हीं लीडरों ने जो आज रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बना रहे हैं ताकि वो जजमेंट्स जो के सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने दी है, ये उस जजमेंट को बाईपास करे, उसको गैर मौसर करे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही टूथलेस कर दे। ये जिस तरफ जा रहे हैं वो टोटल एनार्की की तरफ जा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं मुल्क के साथ उससे ज्यादा बड़ा जुल्म कर नहीं सकता। हमारे साहब टाइम की वक्त की कमी है। ये फरमाएं कि ये बांग्लादेश की आप मिसाल दे रहे हैं। आज मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुवाजना करना, ये तो वैसे मुल्क दुश्मनी है, उनके हालात और हैं, हमारे हालात और हैं। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम क्या जिस तरह कर रही थी हसीना वाजिद, पाकिस्तान में 15 साल से किसी की आमरीत है, 16 साल से, क्या वहाँ इंतखाबात में सारी पार्टियों को आउट कर दिया गया था? ऐसे तो हालात नहीं हैं। दूसरा ये है कि ये सूरत हाल जो आप तवक्को कर रहे हैं महंगाई की वजह से या बिजली की वजह से या जो आप पर ज़्यादती हो रही है आपके बकौल, उसकी वजह से ये शेप अप हो रही है, और आपकी जो 2 महीने की तवक्कुआत हैं वो इसी वजह से हैं, या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब रिटायर हो जाएंगे तो अदालतें आपकी मदद को आएंगी और आप बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर देंगे? नहीं, देखिए अगर मैं आपको देखिए, लोग कहते हैं बांग्लादेश के ऊपर कहते हैं कि उनके साथ यकजहती करना जो है ना मुल्क दुश्मनी है, कहते हैं ना कि नहीं कहते? मुआवजा करना मुल्क दुश्मनी है। क्या आपको पता है पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? बंगाली थे।
आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ बनी थी? नहीं, नून तो नून नहीं, मुस्लिम लीग चौधरी शुजात साहब वाली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सॉरी, वो चौधरी शुजात साहब के पास है बाय द वे, उसकी सारी लेगेसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी वो कब बनी थी और कहाँ बनी थी और उसके कौन थे? पाकिस्तान को बनाने वाले बंगाली थे। क्या हम लोग ने कभी ये नहीं सोचा कि क्या हमने बंगालियों के साथ ज्यादती ना की हो जिस तरीके से उनके साथ किया? क्या हमने उनके साथ अच्छा किया था? मुल्क तो हमें उन्होंने बना के दिया है, आपने मैंने नहीं बनाया। इस वेस्ट पाकिस्तान वाले किसी ने नहीं बनाया। यहाँ की कुर्बानियां तो उन लोगों ने दी हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी, अब हुमायूं साहब आप बिल्कुल भी ना इसको वो क्रेडिट ना दें वेस्ट पाकिस्तान को, तो ये बात भी गलत है। बहरहाल वो तारीख अपनी जगह है, लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि कल तक आप श्रीलंका की मिसालें देते थे, ये मुल्क को श्रीलंका बना देंगे। अब आप बांग्लादेश की बात करते हैं। श्रीलंका बन चुका था ना, बन गया है। मुझे एक बात बताएं, आपका 6.2 जीडीपी से विद इन 6 months 8 months और अगले साल -0.178 पर चले जाए, ये श्रीलंका नहीं है तो और क्या है? ये सारी चीजें क्या है? देखिए, बात ये हो जाती है कि जरूरी है कि आप खाई में गिर जाए और आप मर जाए तो तब आप कहें कि अगर आप स्लिप होके नीचे गिरते जा रहे जाते जा रहे तो वो भी तो गलत बात है ना। जी सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।